गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की शीट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, शीट का जो टाइटल है वो है बिटन बाय द सेम बग। बिटन बाय द सेम बग। देखो, इस ईडियम का क्या मीनिंग होता है भाई? ऐसा कहते नहीं है क्या कई बार कि इन दोनों को तो एक जैसी आदत है। मान लो 2 लोग हैं या 5-10 लोग हैं, उन सब की एक ही जैसी सी हैबिट्स है, एक ही जैसी हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है। उस सेंस में ये ईडियम यूज़ होती है भाई। भाई बिटन बाय दी सेम बग, यानी उनकी सेम आदत है, सेम तरह की उनकी हॉबीज़ है या इंटरेस्ट है। ठीक है, आज की जो शीट थी ये बेसिकली वो कैब बेस्ड थी और आज की शीट बहुत ही इजी बन गई, बहुत ज़्यादा इजी शीट बन गई। पूरा क्लोज टेस्ट था। ये शीट उन बच्चों के लिए बहुत इजी थी जिन्होंने कुलदीप सर की देसी तड़का वाली वीडियोस देखी थी, क्योंकि भाई उसी से वो कैब निकाल कर ये शीट बनी थी। ठीक है, तो जिन्होंने देखी थी उन्होंने मैक्सिमम ठीक किए होंगे। जिन्होंने वो वीडियो सीरीज़ नहीं देखी वो अभी भी देख लो, उसमें से एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में जो क्लोज टेस्ट आएगा उसका ऐसा ही लेवल आएगा, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। एसएससी मेंस की बात करूं और बैंक पीओ की बात करूं तो इसी लेवल के क्लोज टेस्ट वो लोग सेट करते हैं। ठीक है, एचएसएससी और बाकी जो वाले हैं अपने हरियाणा वाले, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, उनके तो इससे लो लेवल का ही आएगा। ठीक है, देखो किसी भी क्लोज टेस्ट को कैसे करते हैं मैंने आप सबको सिखाया था। सबसे पहले सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं ना। सारे ऑप्शंस पढ़ोगे क्या? नहीं, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद एक सेंस डेवलप करेंगे बच्चों, और उसके बाद हम ऑप्शंस को एक एक करके चूज़ करेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है मेरा ये पैसेज? क्या कहता है जी? 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स दैट इज़ फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ऑफ सोशल मीडिया डैश ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। कहता है भाई मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स जो है ना, उनमें से 4, कौन सी 4? फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम है। सोशल मीडिया की जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स है उनमें से ये 4 खासकर क्या करते हैं? डैश ग्रेट डैमेज, एक अच्छा तगड़ा नुकसान करते हैं। किनका? यंग पीपल की मेंटल हेल्थ का। ठीक है, दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव ए नेगेटिव इफेक्ट। इन सब का ना एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, बिकॉज दे कैन डैश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी। इनका एक नेगेटिव इफेक्ट होता है क्योंकि ये क्या कर सकते हैं जी? यंग पीपल की बॉडी पर भी इफेक्ट करते हैं और बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। इमेज वरीज एंड वर्सन बुलिंग, स्लीप प्रॉब्लम्स। भाई क्या होता है? एनग्जाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। देखो क्या होता है, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, जो ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं। मैंने बताया था क्लोज टेस्ट करते टाइम वोकैब, सेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर सब कुछ लगता है। होता क्या है जी, फेसबुक पर फोटो वोटो अपलोड करी, लाइक वाइक आए नहीं, फिर देखते किसी दोस्त की फ़ोटो पे इतने सारे आए, तो उससे क्या होता है, हम तो बड़े हैं, हमें तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे जो होते हैं 17-18 साल के, वो टेंशन में आ जाते हैं कि भाई तेरी फ़ोटो पे नहीं आ रहा, लाइक नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, नहीं, वो डिप्रेशन में चले गए, एनग्जाइटी हो गई, उन्हें चिंता हो गई, उन्हें नींद आनी बंद हो गई, या फिर वो अपने आप को अकेला अकेला महसूस करने लगते। तो इनका इस तरीके से ये मेंटल हेल्थ को बहुत गंदे तरीके से प्रभावित करते हैं। ठीक है, द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग डैश among politicians, health bodies, doctors and parents about young people suffering harm as a result of cyber। ये क्या कहता है भाई कि जो बातें पता चली है ना, उनसे पता लगा है कि ज़्यादा इनसे कौन इफेक्टेड है, ज़्यादा किसकी बात है? पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज़, डॉक्टर और पेरेंट्स। ये सब इन लोगों की हेल्थ के लिए ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि फेसबुक वगैरह हो गई, ये जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये इनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। Bullying and social media dash feelings of self-loathing and leading them to commit suicide। कई बार इतनी ज़्यादा टांग खिंचाई हो जाती है। बुलिंग का मतलब होता है टांग खिंचाई। ऐसा नहीं होता क्या, कई बार किसी दोस्त की मजाक में फ़ोटो डाल दी, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो बंदा परेशान हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमनेस हो जाती है कि कोई बंदा कभी सुसाइड तक कर लेता है। सेल्फ लोथिंग, एक बात बताओ भाई, ग्रुप्स वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में ही होता है, 10-15 जने मिलकर एक की बेइज्जती करते रहते हैं, वो बेचारा इतना परेशान हो जाता है। सेल्फ लोथिंग का मतलब होता है टू हेट, या घृणा करना। वो अपने आप से खुद से ही घृणा करने लग जाता है, उसे खुद से ही नफरत हो जाती है। इस तरह की बात कुछ कहना चाह रहा है। हाउएवर द लीडर ऑफ द यूके साइकेट्रिस्ट सेड these findings were too simplist and they dash blamed social media for the complex reasons why the mental health of so many young people is suffering। भाई जो ये थे ना हमारे यूके के साइकेट्रिस्ट वगैरह, ये कहते हैं कि ये जो फाइंडिंग है ना, जो बातें हमें पता चली है तो बहुत आसान सी है, और वो ब्लेम करवा रहे हैं किसको? इनको,
सोशल मीडिया वालों को कि भाई इस तरह से इतना बड़ा इशू हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, आप कंट्रोल क्यों नहीं करते। ये बेसिकली क्लोज टेस्ट था। देखो क्लोज टेस्ट में एरर निकालते टाइम आपको सेंस नहीं पकड़नी आई, कोई दिक्कत नहीं, एरर ग्रामर का होता है, मिल जाएगा। लेकिन क्लोज टेस्ट करते टाइम सेंस बहुत ज़रूरी है, वरना क्लोज टेस्ट नहीं बनेगा जी। एक बार इसको देखते हैं। अब देखो इसके ऑप्शन, फर्स्ट में क्या कहते हैं, 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म दैट इज फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया डैश ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल मेंटल हेल्थ। क्या करती होंगी वो यंग पीपल की मेंटल हेल्थ के ऊपर एक डैमेज पहुंचाती होंगी। भाई कोई ना कोई वर्ड तो चाहिएगा, नन ऑफ द अबव तो नहीं आ सकता। क्यों नन ऑफ द अबव नहीं आ सकता, पढ़ के देखो। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ग्रेट डैमेज, क्या भाई ये सारी करती क्या है, यहाँ कोई ना कोई वर्ब तो चाहिएगी कि ये कर क्या रहे हैं, ये सारा तो सब्जेक्ट बना रहा है, तो कोई ना कोई वर्ब तो चाहिएगी इसे, इसलिए नन ऑफ दी अबव तो ये हटा देता। लग गई पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन का फ़ायदा। देखो इम्पायस OUS, इसका मतलब होता है जी अपवित्र होना, कोई चीज़ सैक्रेड ना हो, कोई होली चीज़ ना हो, अपवित्र चीज़ के लिए इस वर्ड का यूज़ होता है। इसी का एक मेरे पास और सिनोनिम आ जाता है बच्चों, सैक्रिलेज। हमने डेली डोज में किया था ना, सैक्रेड चीज़ों की तरफ लैग करके बैठा है, अपवित्र या अपमान करने जैसा। तो ना तो ये हो सकता है, ये भाई अपमान थोड़ी कर रही है, मेंटल हेल्थ का अपमान थोड़ी कर रही है, अपमान तो पर्सन का कर रही है, मेंटल हेल्थ को तो प्रभावित कर रही है, ठीक है, ग्रसित कर रही है, उसके ऊपर डाल रही है। दूसरा वर्ड है जी डिसीक्रेट। डिसीक्रेट और ये इम्पायस तो भाई एग्जैक्ट सिनोनिम थे, जब वो नहीं हो सकता था तो ये भी नहीं हो सकता था। और भाई परपेट्रेटिंग तो मुझे देख के ही पता लग गया था कि V1 + ing विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम करती नहीं। अगर मीनिंग नहीं भी पता होता तो भी मैं इसे काट सकता था। इसका मीनिंग क्या होता है परपेट्रेटिंग का, इसका मीनिंग होता है जी टू कैरी आउट, कोई काम करना या किसी चीज़ को परफॉर्म करना, उस सेंस में यूज़ होता है। ऑप्शन क्या बचा बच्चों, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक बचा, इन्फ्लिक्ट। बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। देख लो, अगर आपको इन्फ्लिक्ट का मीनिंग भी नहीं पता था तो भी आप इन सारे ऑप्शंस को हटा सकते थे। इन्फ्लिक्ट का क्या मीनिंग होता है जी, इम्पोज, किसी के ऊपर थोप दिया, डाल दिया, प्रभावित कर दिया। तो ये यही चीज़ तो कह रहा है कि ये क्या करती है, बच्चों की मेंटल हेल्थ को बहुत गंदे तरीके से प्रभावित करती है। ठीक है, करें आगे बढ़ते हैं। दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव ए नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज दे कैन डैश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी। क्या करती होगी, नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो देखते हैं एक बारी। हाँ भाई एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव इफेक्ट होगा तो वो उस चीज़ को और ख़राब कर रही हैं, यानी एक नेगेटिव वर्ड ही तो चाहिए था। नन ऑफ दी अबव फिर से नहीं आ सकता था, कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर काट दिया। देखो मिटीगेट तो हमने हमारी डेली डोज में किया था, मुझे याद है, आपको याद है क्या नहीं पता। मिटीगेट याद किया था ना, गेट के ऊपर मिट्टी डाल दो, यानी मान लो कहीं आग लग गई, कह रहे गेट के ऊपर मिट्टी डाल दो, आग बुझ जाएगी। मिटीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी के दर्द को, किसी की पीड़ा को, किसी की तकलीफ़ को कम करना। ठीक है, मिटीगेट का बच्चों, अब ये उसकी पीड़ा को कम थोड़ी कर रही हैं, तो बढ़ा रही हैं। मिटीगेट का एग्जैक्ट सिनोनिम बनता है एलिविएट। एलिविएट भी वही होता है भाई, किसी के दर्द या पीड़ा को किसी को क्या करवा रहा है, कम करवा रहा है। इसके ना कुछ और सिनोनिम्स लगते थे, एक इसका सिनोनिम लगता था पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब भी यही होता है भाई, किसी की दर्द या पीड़ा को, तकलीफ़ को आप क्या कर देते हो, जब कम कर देते हो। इसका एक और सिनोनिम मेरे पास निकल कर आता था, इसका एक और सिनोनिम निकल कर आता था एले को याद कैसे करोगे, सर ने देसी तड़का की सीरीज़ में करवाया है, वहीं से वर्ड एज इट इज़ उठाए गए हैं। एले कैसे बना था, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है एज इट इज़। एले कैसे बना था, किसी बच्चे को रो रहा है बच्चा, उसे चुप कराने के लिए कह रहे हैं अले 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 अले, तो उसकी दर्द पीड़ा को हम कम कर रहे हैं। इसी का एक और सिनोनिम मेरे पास क्या बना था बच्चों, एसूज। इसे कैसे याद रखोगे, इसे ऐसे याद रख लेना, किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे गम थे, वो कहता है मेरे सारे आंसू एज के साथ सूख गए, यानी मेरी दर्द तकलीफ पीड़ा कम हो गई। तो भाई एसूज, मिटिगेट, एलिविएट, एले, पैसिफाई, ये सारे तो बच्चों सिनोनिम्स थे। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते थे, उसकी दर्द पीड़ा तकलीफ कम थोड़ी हो रही थी, वो तो बढ़ रही थी। देखो एक और वर्ड आया, हाँ वर्ड इफेक्चुएट भी एक वर्ब थी। इसका मीनिंग क्या होता था जी, इसका मीनिंग होता था पुट इनटू फोर्स और ऑपरेशन। भाई उस चीज़ को आपने पुट कर दिया, फोर्स और ऑपरेशन, यानी या तो प्रभाव में ले आए या फिर आप उस चीज़ को चलन में ले आए, यही तो होता है। तो ये भी नहीं था, आंसर एक ही बचता, एक्सरबेट। इसे याद कैसे करा था भाई, इसे तो सिंपल सा याद करा था, सर ने ही याद करवाया था डेली उसमें देसी तड़का में, कि भाई किसी की एक्स उसके सर पे बैठ गई, उससे सेपरेट नहीं हो रही, उसके सर पे बैठ गई, तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है। इसका मतलब ये होता है जी टू वर्सन समथिंग।
किसी के दर्द की पीड़ा को कम करने की बजाय जब हम अनजाने में इसे ही बढ़ा दें, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़े। कहाँ थर्ड फिलर कहाँ है? द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग डैश अमंग पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर। क्या कहता है भाई? ग्रोइंग चिंता किसके अंदर आ रही होगी भाई? ये ऐसे काम कर रही है, ये सोशल मीडिया से ऐसी दिक्कतें हो रही है, तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? हेल्थ बॉडीज़ है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स है, या फिर जो पेरेंट्स है, और साथ साथ राजनीति, ये जो अपने राजनेता हैं इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं उसकी पावर को कंट्रोल कर देंगे सोशल मीडिया की। हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर, भाई कोई डिप्रेशन में चला गया तो उसका इलाज करेंगे। तो ये लोग ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्या चिंतित है, या पेरेंट्स, ये सब चिंतित है। तो मुझे यहाँ कुछ ऐसा वर्ड मिलना चाहिए था जो चिंतित जैसी सेंस देता। कैसी सेंस देता जी? चिंतित जैसी सेंस देता। अच्छा, एक सेकंड और रुको। कंसर्न कहाँ गया? देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन से कितनी हेल्प मिलती है, आप खुद सोचना बच्चों। अभी द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग, द आर्टिकल हो गया जी, फॉलो आपका नाउन हो गया था, द आर्टिकल हो गया था, फाइंडिंग आपका नाउन हो गया था, फॉलो वर्ब हो गई थी, ग्रोइंग V1 प्लस ING, ग्रोइंग क्या था जी? V1 प्लस ING की तरह काम कर रहा था। इसके बाद कोई ना कोई क्या चाहिए था? नाउन चाहिए था, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा था, यानी यहाँ जो वर्ड आता वो कोई ना कोई नाउन होता। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। इस वर्ड का नन ऑफ दी अबव तो काट ही दो, कोई ना कोई नाउन चाहिए ही चाहिए। इस वर्ड का कॉन्स्टरनेट, ये एक वर्ब होती है। वर्ब थी तो मैं यूं ही काट देता, मुझे तो नाउन चाहिए था, लेकिन इसका मीनिंग सीख लो। कॉन्स्टरनेशन, ये तो जो दी हुई थी शीट में वो तो वर्ब थी, और ये नाउन होता है भाई। कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ दर्द, तकलीफ, चिंता है, वरिड सिचुएशन है। इसे याद कैसे रखा? इसे याद यूँ रखा, मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ, कंस तेरे नेशन में ये कैसी उदासी है। कंस तेरे नेशन में ये कैसी उदासी है। ठीक है, तो दो ऑप्शंस तो आपने बड़ी आसानी से बच्चों काट दिए थे। अब बारी आई जी ब्रिडल क्या होता है भाई? ब्रिडल होता है लगाम। तो लगाम थोड़ी लगा रहे हैं, वो जो पॉलिटिशियंस वगैरह है, पेरेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे तो चिंतित हैं। तो यहाँ पर क्या वर्ड आता बच्चों? चिंतित है तो यहाँ वर्ड आता जी कंसर्न। पॉइस, देखो पॉइस भी एक वर्ड होता है। इस पॉइस वर्ड का क्या मतलब होता है जी? इस पॉइस वर्ड का मतलब होता है बैलेंस करना, संतुलन बनाना, इस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुलिंग एंड सोशल मीडिया डैश फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लोथिंग, भाई उसको मजाक में चिढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उसके अंदर कैसी भावना बढ़ती जा रही है? वो खुद से घृणा करता जा रहा है। तो ऐसी भावना क्या हो रही है? ऐसी भावना बढ़ रही है, ऐसी भावना बच्चों बढ़ रही है। तो रीएनफोर्सिंग, क्या आंसर आना था जी? आंसर आना था आपका रीएनफोर्सिंग। नन ऑफ द अबव आता नहीं, कोई ना कोई वर्ड तो चाहिए था। ठीक है, दो वर्ड और देखने को मिले। एक वर्ड मिला जी ऑर्गुमेंट, और एक वर्ड मिला एसेंचुएट। इन दोनों का मतलब होता है जी टू इंक्रीज, किसी चीज़ को बढ़ा देना, हो सकता है किसी की दर्द पीड़ा को बढ़ा देना, उस सेंस में यूज़ हो सकता है। देखो नेक्स्ट वर्ड मुझे मिला एबिंग ना बच्चों एक वर्ब थी, इसका मीनिंग होता है कम करना। एब एक वर्ब होती है, ये V1 प्लस ING थी। इस एबिंग का मतलब होता है जी कम करना। कैसे? हम कहते भी हैं भाई तेरे अंदर जितने भी ऐब है ना, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सारों को तू कम कर दे। ठीक है, तेरे अंदर जितने भी ऐब है, बुराई है, उन सारों को तू कम कर दे। तो उस तरीके से लिंक करो कि अपने ऐब को कम कर दो, यानी ये जो वर्ब है इसका मीनिंग होता है कम कर देना। तो वो सारे तो क्या थे भाई? वो सारी चीज़ें तो उसकी सेल्फ लोथिंग की भावना, यानी स्वयं से घृणा करने की भावना को बढ़ा रही थी। तो रीएनफोर्सिंग वर्ड आना था। ठीक है, आगे बढ़ो। However, the leader of the UK psychiatrists said these findings were too simplist and they dash blamed social media for the complex reason why the mental health of so many young people is suffering। भाई उन्होंने कैसे ब्लेम किया होगा? उन्होंने अनफेयरली तरीके से ब्लेम कर दिया। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अब तक तो ऐसी बातें होती है कि लोग कह रहे हैं कि ये यूँ खराब करे, लेकिन जो यूके के साइकेट्रिस्ट है ना, वो कह रहे हैं कि ये तो अलग ही मुद्दे हैं, इनको क्यों ब्लेम कर रहे हो भाई? अनफेयरली तरीके से आप इनको क्या कर रहे हो? ब्लेम कर रहे हो। यूके वाले साइकेट्रिस्ट ऐसा सोचते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहता है इम्पार्शली जैसी सेंस नहीं आती थी भाई। इम्पार्शल तो होता है जब साथ में कुछ और कारण देता कि ये डिप्रेशन इन चीज़ों से होता है, लेकिन आप इन्हें कर रहे हो। पार्शियलिटी वही तो होती है भाई, दो से ज़्यादा चीज़ है तभी तो आप पार्शियल हो। या तो कह रहे हैं कि चीज़ ये है कि आपने तो सिर्फ उन चीज़ों को फेसबुक और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लेम कर दिया जो यूके वाले साइकेट्रिस्ट कहते हैं। तो इम्पार्शियल तो होता, कंपैरिजन में कोई और चीज़ होती तब हम कहते हैं भाई पार्शियलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, इसे करना था, इसे नहीं किया। तो इसीलिए इम्पार्शियलिटी तो बच्चों इसने काट ही दिया।
काट दिया, अनफेयरली बनता, नन ऑफ द अबव भी हट जाता, ये भी हट जाता। लेजिटिमेटली तो होता भाई, कानूनन रूप से तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता, कोई एक्शन तो ले ही नहीं रहा, तो इस वर्ड की बात ही कहाँ से आ गई। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास बचता आउटलैंडिश। क्या वर्ड बचता बच्चों? आउटलैंडिश। देखो आउटलैंडिश वर्ड का क्या मीनिंग होता है? आउटलैंडिश वर्ड का देखो ये क्या कहता है, आउटलैंडिश वर्ड का मीनिंग होता है जी विचित्र, बेतुकी सी चीज़ नहीं होती एकदम, जो चीज़ अब प्रचलन में ही नहीं है, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है आउटलैंडिश। देखो कैसे कह रहा है ये वाली जो लैंड है ना, कहाँ गया, ये वाली जो लैंड है ये आउट है, यानी आउट ऑफ फैशन, यानी विचित्र है, बेतुकी सी है, इस तरीके की सेंस ऑथर देना चाह रहा है। आंसर आ जाता अनफेयरली। आई बात समझ में? देख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लग गई, सारी सेंस भी लगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ वोकैबुलरी का भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट को देखो जी। दिस ईयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया एंड द बिगेस्ट कंट्री बाय डैश रशिया आर सेलिब्रेटिंग द 70th एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन दैम। बच्चों एक बात आप सीखो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा पाओगे तो फिर पेपर अच्छे से नहीं होगा। अब टाइम कैसे बचता है? इतने बड़े क्लोज टेस्ट को भाई मैं पूरा नहीं पढ़ता पेपर में, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए था। तो कैसे पढ़ते? देखो एक बारी मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूँ, अभी समझ रहे हैं इसलिए, फिर मैं बताऊँगा एग्ज़ाम में कैसे करते। दिस ईयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस साल क्या है? इंडिया है, जो भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और बिगेस्ट कंट्री बाय डैश। अब हमें नहीं पता वो बिगेस्ट कंट्री सबसे बड़ी तो है, लेकिन किस चीज़ में? आगे कह रहे हैं रशिया। अब रशिया देख के मेरे दिमाग में आ गया था भाई, बिगेस्ट पॉपुलेशन में तो चाइना सबसे बड़ा था, और रशिया तो एरिया वाइज सबसे बड़ा था। बिना ऑप्शन देख के मुझे लग गया था एरिया की बात करेगा, को थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाई। आर सेलिब्रेटिंग, ये सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? दोनों 70th एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, 70वीं एनिवर्सरी मना रहे स्थापना होने की, किस चीज़ की? डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन देम, कूटनीतिक रिश्ते जो बने हुए हैं दोनों देशों के बीच में। रशिया कंटिन्यूज टू बी अमंग इंडियाज़ मेजर पॉलिटिको डिप्लोमेटिक, रशिया जो है ना कंटिन्यू पिछले कई सालों से राजनीतिक रूप से भारत का एक वफादार कूटनीतिक मित्र रहा है, एंड डिफेंस पार्टनर नेशन, राजनीतिक कारणों से भी और डिफेंस यानी रक्षा समझौतों के अंदर भी। वाहिल इंडिया हैज़ डैश, जबकि इंडिया के पास क्या है? सेपरेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट्स है, पैक्ट्स होता है संधि। भारत के पास रशिया के अलावा और भी सेपरेट अलग अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट्स है, समझौते हुए हैं, किसके साथ? विद मोर देन 2 डजन कंट्रीज, 2 दर्जन से ज़्यादा देशों के साथ हुए हैं। द इंडियन एंड रशियन गवर्नमेंट इन दिसंबर 2010, इंडियन और रशियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2010 में क्या कहा था? डैश देयर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू व्हाट दे टर्म्ड ए स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भाई 2010 में इन्होंने कहा था कि जो हमारी पार्टनरशिप है ना, जो हमारे रिश्ते हैं, ये एक स्पेशल है, एक खास तरह की पार्टनरशिप है। द न्यू दिल्ली बेस्ड डैश फाउंडेशन फॉर न्यू नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च विच डिड ए कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कह रहा है भाई कोई न्यू दिल्ली के अंदर कोई फाउंडेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च नाम का कुछ है, वो क्या करता है? कंपैरेटिव असेसमेंट जज करता है कि इंडिया का इस साल पार्टनर कौन रहा है, पॉलिटिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से, डिफेंस रूप से, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन से कौन रहा है ड्यूरिंग द 10-year पीरियड प्रायर टू नवंबर 2011। ठीक है। हेड सेड रशिया एमर्जिज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर इन इंडिया फॉलोड बाय द यूएस। रशिया सबसे ज़रूरी पार्टनर है, उसके बाद यूएस है, फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है और जापान है, इन्हीं ऑर्डर के अंदर। द नंबर 2011 report had found that Russia had provided strong political and diplomatic support to India। नवंबर 2011 में कोई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि रशिया ने भारत को एक मजबूत कूटनीतिक रूप से समर्थन दिया है। However, it warned that the economic content of the partnership is extremely weak। However ना एक नेगेटिव सेंस देता है, पहले भी देखो however आया था, वहाँ पहले वाले आर्टिकल में क्या कह रहा था कि आप सोशल मीडिया को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन जो यूके के साइक्रेटिस्ट है however वो ऐसा नहीं सोचते। अब ये कह रहे हैं भाई इतने अच्छे पार्टनर है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक रूप से देखें ना तो इनके रिश्ते बहुत कमज़ोर हैं, एक्सट्रीमली वीक हैं। एंड रिकमेंडेड और अपनी राय रखता है दैट अर्जेंट मतलब तुरंत ही, एंड डैश स्टेप्स नीड, तुरंत और डैश स्टेप्स ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है कि इनकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी बढ़े। ओके आप देखो इसको पढ़ने में ही 4-5 मिनट लगी। क्या मैं एग्ज़ाम में इतनी बेवकूफ़ी करता? क्या बिल्कुल नहीं करता।
इंग्लिश करता तो मैं इतनी बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करता बच्चों। थोड़ी प्रैक्टिस अभी तो कर रहे हैं, एग्ज़ाम में ना अगर मेरी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती तो भाई मुझे करना ही पड़ता। फिर तो वही बात थी, मरता क्या ना करता, कैसे ना कैसे आंसर निकालना था तो मैं करता। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस कर ली, मुझे मालूम है मैं कर लूँगा, तो पता है मैं क्या करता, मैं सिर्फ कुछ लाइनों को पढ़ता। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी लाइनें पढ़ता, एक बार आप देखते चलो। मैं यहाँ तक पढ़ता, दिस ईयर द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया एंड द बिगेस्ट कंट्री बाय डैश रशिया। इतने में मैं समझ जाता भाई रशिया बिगेस्ट किस में है जी, एरिया में है। आगे वाली कोई भी लाइन मेरे तो काम की थी नहीं, मेरे को मेरे पहले फिलर का आंसर मिल गया था। अब मैं फुल स्टॉप ढूंढता, अब मैं फुल स्टॉप के बाद पढ़ता है, फुल स्टॉप यहाँ मिला, यानी इतनी चीज़ों को ना मैं एग्ज़ाम में बच्चों नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता। वाहिल इंडिया हैज़ डैश सेपरेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इतना काट दिया। उसके बाद मैं क्या काटता, पैक्ट विद मोर देन 2 डजन कंट्रीज़, कहाँ गया था, इंडियन रशियन गवर्नमेंट इन दिसंबर। आगे वाली लाइन पूरी पढ़ता, क्यों पढ़ता भाई, मुझे दिखा आगे आने वाली 3-4 लाइनों के अंदर ही 3 फिलर दे दिए, यानी मैं एक बात समझ गया था कि इनका आपस में लिंक है। अब मैं कोई लाइन छोड़ नहीं सकता, कोई लाइन नहीं छोड़ सकता, तो मैं सारी पढ़ता। ठीक है, इसके बाद मुझे फिर से एक बात दिखी बच्चों, मुझे दिखा कि मेरा 9th फिलर यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद देखो कितनी सारी कितनी बेतुकी बातें इस बंदे ने लिखी है यार, हद कर दी, हद कर दी टाइम ख़राब करने की भाई, हद ही कर दी। देखो 9th के बाद इस बंदे ने कितनी बेतुकी बातें की। क्या मैं इतनी लाइनें पढ़ता क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ता भाई, बिल्कुल पढ़ता ही नहीं। फुल स्टॉप ढूंढता मैं तो बस सेंस पकड़ने के लिए। अब देखो मेरी प्रैक्टिस ही अच्छी नहीं है, मैंने ढंग से काम नहीं किया तो भाई मुझे पढ़नी पड़ती, कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छे से होती ना, मैंने ढंग से मेहनत की होती, तो मैं इतना हरगिज़ एग्ज़ाम में नहीं पढ़ता। देखो मैं कितना काट देता, यहाँ से लेके मैं इसे काटता बच्चों यहाँ तक, ये सारा मैं काट देता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे मालूम था कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से आइडेंटिफाई कर लूँगा, मुझे मालूम था नीचे कोई ना कोई वोकैब मिलेगी, मैं इतना कर इतना पहले भी काटा था, ऊपर भी और अभी भी। तो ये क्लोज टेस्ट ना सिर्फ 4 या 5 लाइनों का था, इसे पढ़ने में ना 1.5 या 2 मिनट से ज़्यादा का समय लगना नहीं चाहिए था, अगर लगता तो गड़बड़ थी। ठीक है, अब एक बार हम ऑप्शंस देखते हैं। पॉपुलेशन, डेंसिटी, एरिया, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी। भाई पहले ही कहा था किस चीज़ में रशिया सबसे बड़ा है, एरिया। बिना ऑप्शन देखते ही मैंने तो बिल्कुल सही लगा दिया था। आगे बढ़े, 7th में क्या कहता है, 7th क्या कहता है, वाइल इंडिया हैज़ डैश सेपरेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया की और डैश सेपरेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। देखो इंक्ड जो वर्ड था ना, इंक्ड वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता था, मुझे मीनिंग नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने किया। कैसे किया आप भी सीखो। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, कंटेम्पलेटेड का मतलब भी होता है जी विचार करना। याद कैसे करा था भाई, कंसीडर तो आपको पता ही है, मेरा प्रपोजल कंसीडर कर लो, उस पर विचार करो। कंटेम्पलेट का मतलब होता है, ऐसे याद करा था कि कौन कौन टेम्पल में बैठ के एट कर सकता है, इस बात पर पंडित वगैरह विचार कर रहे हैं। कौन टेम्पल में बैठ के एट करेगा, इस बात पर विचार किया जा रहा है, यानी इस चीज़ को कंसीडर किया जा रहा है। ये दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम्स थे, सिनोनिम्स थे तो भाई मैंने काट दिए, दोनों का सेम मतलब था। रिफ्यूट का मतलब होता है किसी बात का खंडन कर देना, मुझे आता था, मैंने याद किया था। रिवोक्ड का मतलब क्या होता है, देखो वोक का मतलब होता है बोलना, वोक का मतलब होता है बोलना, कोई चीज़ डिक्लेयर करना, और रिवोक का मतलब दोबारा बोलना नहीं। आपने पहले कोई बात करी, अब आप उस चीज़ से पीछे हट गए, यानी किसी डिसीजन को, किसी चीज़ को मना कर दिया, आपने कैंसिल कर दिया, ये उस सेंस में वर्ड यूज़ देता था। तो ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स थे, ये दोनों सिनोनिम्स थे, ये भी सिनोनिम था, ये भी सिनोनिम था। जब इस तरह की चीज़ बची, 4 का मीनिंग पता था, 1 का नहीं भी पता था, तो भी मैं ऑप्शन में लगा के आता, क्योंकि मुझे मालूम था भाई ये 4 तो ऑप्शन है ही नहीं, आंसर है ही नहीं। इस इंक्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, इस इंक्ड का मीनिंग होता है साइन या फिर एंटर ए पैक्ट, किसी समझौते को, किसी संधि पर दस्तखत करना, या फिर किसी समझौते के अंदर खुद को भी शामिल कर लेना। ठीक है, ओके है क्या, बिल्कुल ओके है। आगे बढ़ो, 8th को पढ़ते हैं एक बारी। कहाँ गया 8th कहाँ गया। The Indian and Russian government in December 2010 dashed their bilateral strategic partnership to what they termed as special this। भाई इन्होंने क्या किया होगा, अभी बता रहा है भारत और रशिया के बीच में इतनी अच्छी पार्टनरशिप है, तो 2010 में वो क्या करेंगे, अपनी पार्टनरशिप का नलीफाई तो होता है ख़त्म कर दी होगी, नलीफाई रद्द करना, ऐसा तो कुछ किए करेंगे ही नहीं भाई। कॉल्ड तो एक बात होती है कहना, बिल्कुल भी नहीं जचता था। रिवाइव तो होता है भाई जिंदा दिलवाना, पबजी में खेलते थे जब कहता नहीं था क्या रिवाइवल दिलवा दी, तो उन्होंने जिंदा थोड़ी की, पार्टनरशिप तो उनकी अच्छे वाली चल ही रही थी, तो ये ऑप्शन भी हट जाता। रिफ्रेश तो कंप्यूटर लैंग्वेज का वर्ड था भाई, वैसे यूज़ ही नहीं होना था, एलिवेटेड आना था।
एलिवेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना या फिर बढ़ाना, उस चीज़ को और आगे लेके जाना। याद करने की बात आई बच्चों, ये एक वर्ब थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी हेल्प मिल जाती। याद कैसे करा, बिल्डिंग्स में जाते हो, मैं पहले भी इस वर्ड को करवा चुका हूँ डेली डोज में। एलिवेटर होती है क्या, लिफ्ट वगैरह होती है, वो लिफ्ट क्या करती है, आप नीचे खड़े होते हो आपको ऊपर लेके जाती है, इसीलिए तो उसका बात पड़ा था एलिवेट, वो उस चीज़ को उठा देती है। यानी इन्होंने भी क्या किया, अपने रिश्तों को और ऊपर उठाया है, बढ़ाया है। ओके, मेरी बात 8th भी हो गया। 9th देखो बच्चों, 9th देखो, 9th में क्या कहता है, 9th में तो राम कहानी लिख दी, इतनी सारी लाइनें जोड़ दी इसने। द न्यू दिल्ली बेस्ड डैश, न्यू दिल्ली के अंदर है जो, ये आगे उसका नाम है फाउंडेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च। भाई नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च की बात आके मुझे पता लग गया था कि कोई ना अच्छी चीज़ है, कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी या और कोई अच्छी चीज़ होगी जो क्या करती है, कंपैरिजन करती है कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कौन है। यानी कोई संस्था वंस्था नहीं है, ये नहीं है कोई टुच्ची सी सोसाइटी है, 3-4 लोगों ने मिलकर बना दी, संस्था बना दी और वो इस बात पे विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई अच्छी चीज़ होगी। तो देखो एनजीओ तो भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। अभी 10-12 हज़ार रुपये दे के मैं मेरी एनजीओ बना दूँ तो वो इतनी टुच्ची चीज़ इस चीज़ के ऊपर विचार थोड़ी करेगी, यूँ ही हट जाता। पर्सोनल होता कोई डिपार्टमेंट वगैरह भी, भाई पर्सोनल, एक सेकंड क्या बढ़ता है, पर्सोनल होता भाई एम्प्लॉयज़ या स्टाफ वगैरह, वो भी नहीं करते, ये भी कट गया, ये भी कट गया। स्टार्टअप तो यार मोदी जी कितनी बार कहते हैं स्टार्टअप करो, स्टार्टअप तो जमता ही नहीं था ना, एवेन्यू जमता था। बचा क्या, थिंक टैंक ना, न्यूज़पेपर वगैरह में कई बार पढ़ोगे उसको, थिंक टैंक की यूज़ सेंस में यूज़ किया जाता है। थिंक टैंक होता ये है जो इस तरह के चीज़ों पे विचार करे। अब ये क्या विचार कर रहा है, ये यही तो विचार कर रहा है कि जो देश है, हमारा देश अपनी रणनीतिक साझेदारी किसके साथ बना रहे, तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन थिंक टैंक था। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, कई बार पेपर में आता है, मुझे पता लग गया। आगे वाले में क्या कहता है, 10th में क्या कहता है, कहाँ है 10th, कैसी नीड है बच्चों। हाउ एवर इट वॉन दैट द इकोनॉमिक कंटेंट ऑफ द डैश पार्टनरशिप इज एक्सट्रीमली वीक एंड रिकमेंडेड दैट अर्जेंट एंड डैश स्टेप, कैसे स्टेप्स चाहिए, अर्जेंट भी चाहिए और डैश स्टेप्स चाहिए। कैसे होंगे भाई, वेरियस स्टेप्स नहीं, अर्जेंट ना, अर्जेंट का होता है तुरंत और विग्रेस मतलब ऊर्जावान, शक्ति से भरे हुए, ऐसे स्टेप्स चाहिए हमको उसके साथ अपने देश को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, तुरंत कदम उठाने और ऊर्जावान यानी फटाफट कदम, अच्छे स्टेप्स उठाने बढ़ाने के लिए। ओके था भाई। प्रिकेरियस तो नहीं था, प्रिकेरियस का मतलब तो होता है जी कोई चीज़ डेंजर में होना, इसका मीनिंग ये होता है। एक्सिलरेट का मतलब होता है जी, एक्सिलरेट का मतलब होता है खुशी देना, किसी को आनंदित करना। तो ये थे मेरे 2 क्लोज टेस्ट। देख लो पूरी वोकैब भी यूज़ हो रही है, सेंस भी यूज़ हो रही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यूज़ हो रही है। इसी तरीके से भाई पेपर में आएगा। पढ़ते हैं एक बारी अगला। द ब्लॉकेड ऑफ नेशनल हाईवेज लीडिंग टू द मणिपुर वैली कॉल्ड बाय द यूनाइटेड नागा काउंसिल हैज़ बीन इन प्लेस सिंस November 1। कहता है भाई जो ये ब्लॉक कर रखा है नेशनल हाईवे, किसने कर रखा है नेशनल हाईवे को ब्लॉक, मणिपुर वैली के अंदर UNC यानी यूनाइटेड नागा काउंसिल, इनका कोई होगा ग्रुप वगैरह वहाँ का, 1 नवंबर से कर रखा है। दिस हैज सीवरली अफेक्टेड लाइफ इन द स्टेट, इससे क्या है जीवन प्रभावित हो रहा है। विद शॉर्टेज, कमी तो हो ही रही है, साथ में एंड डैश कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सप्लाई। एक बात बताओ, हाईवे वगैरह ब्लॉक कर दिया, सप्लाई आ नहीं रही, तो जो दुकान पे चीज़ें पहले से पड़ी है वो सस्ती हो जाएंगी क्या, या महंगी हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी बच्चों, मुझे मालूम है महंगी हो जाएंगी। तो यहाँ सेंस लगी क्या, बिना ऑप्शन देखे मुझे पता लग गया था क्या कि यहाँ पर आगे जो प्राइजेज होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। कहाँ है, कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, यानी यहाँ पर मुझे बिना देख के पता लगा कोई इंक्रीज जैसी बात करेगा शायद। आगे देखते हैं क्या क्या है, फ्यूल का है, फूड का है, इवन एज डीमोनेटाइजेशन है। जैसा डीमोनेटाइजेशन के साथ हुआ था वैसी ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई थी वैसी समस्याएं खड़ी हो रही है। ब्लॉकेड्स लाइक दिस आर नॉट न्यू टू मणिपुर, कहते भाई इस तरह की जो ब्लॉकेज है वो मणिपुर के लिए नई तो बिल्कुल भी नहीं है। 2011 में क्या हुआ था, 100 डे प्लस 2011 में इतने धरने प्रदर्शन हुए थे, दिन में 100 से ज़्यादा बार हाईवे को ब्लॉक किया जाता था अलग अलग जगह पर। ब्लॉकेड एनफोर्स बाय कौन करता था, कुकी लेड ग्रुप था कोई, वो करता था। एंड काउंटर्ड लेटर बाय, लास्ट में पहले कुकी लेड वालों ने किया, फिर बाद में कौन करने लगे भाई, नागा ग्रुप करने लगे। विच टुगेदर हैड ए डैश इफेक्ट ऑन लाइफ इन मणिपुर, जिनका ना मणिपुर की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एक बात बताओ, धरने प्रदर्शन हो, हाईवे को ब्लॉक कर दिया तो राज्य कैसा होगा, राज्य की तरक्की रुक जाएगी ना।
कोई नया प्रोजेक्ट नहीं होगा, बसें नहीं चलेंगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ जा पाएंगे। तो उससे ना आप एक आइडिया लगाओ बच्चों कि जो इफ़ेक्ट होगा ना, कहाँ गया वर्ड, कहाँ गया इफेक्ट, हाँ, जो इफेक्ट होगा ना, इफेक्ट ऑन लाइफ इन मणिपुर, वो एक नेगेटिव इफेक्ट होगा, ना कि पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। दिस टाइम द ब्लॉकेड इज इन प्लेस टू अपोज द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। कहता है भाई इस बार क्यों ये पंगे कर रहे हैं, क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, ये इसलिए पंगे कर रहे हैं क्योंकि ये कोई न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं। कहाँ पर बना रहे हैं जी, किसकी गवर्नमेंट बना रही है, ओक्रम इबोबी सिंह की सरकार बना रही है। काफ़ी पुराना आर्टिकल है। ऑन दिसंबर 9 इट इशूड ए डैश नोटिफिकेशन। 9 दिसंबर को उसने कोई नोटिफिकेशन की थी फॉर द क्रिएशन ऑफ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट, 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे बाय बाइफरकेटिंग 7 डिस्ट्रिक्ट। भाई 7 जिलों को तोड़ के 7 और नए जिले बनाएंगे। दिस डिसीजन हैड सो मच टू डू विद लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स इन पर्टिकुलर फॉर ए न्यू क्योंकि मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट टू बी क्रेव्ड आउट ऑफ द लार्जर सेनापति हिल डिस्ट्रिक्ट। कहता है भाई ये घोषणा कर दी, और भी कई सारी घोषणाएं थी जिनमें एक घोषणा क्या थी सबसे ज़रूरी जो करनी थी, एक कुकी मेजोरिटी वहाँ की कोई जाति है भाई, सीधी सी बात है, वहाँ वो बहुल में है, बहुसंख्यक है, तो कहते हैं हमारी अलग डिस्ट्रिक्ट बना दो। ऐसी भी डिमांड थी, कहाँ थी, सेनापति हिल के आसपास, विद द ईजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू डैश एरियाज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। कि भाई आसानी से हम जाएँ, जिस एरिया में हमारी डिस्ट्रिक्ट बने वहाँ से हम आसानी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुँच जाए। ठीक है, करें एक बार इसको डिस्कस, समझ में तो आ ही गया होगा। दिस हैज़ सीवरली, अब दोबारा नहीं पढ़ूंगा भाई, मैं तो पहले भी नहीं पढ़ता, मैं तो पहले भी, अगर एग्ज़ाम की बात होती ना, एग्ज़ाम में आप बच्चों कैसे पढ़ोगे, एग्ज़ाम में ना कोशिश करेंगे इस लाइन को फटाफट पढ़ ले, क्योंकि मुझे पता है भाई फिलर इस लाइन में है, यहाँ फुल स्टॉप है, तो ये थोड़ी सी सेंस देगी, इसीलिए इसे मैं बिल्कुल फटाफट पढ़ता, इस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करता, बस इसकी सेंस निकालता। ठीक है, आगे 11-12 तक मैं पूरा पढ़ता, बिल्कुल पढ़ता, कोई और था ही नहीं। 13वां भी मुझे थोड़ा सा तो पूरा पढ़ना पड़ता, इन 2 जगह फुल स्टॉप के बाद यही था, लेकिन यहाँ मुझे वो रूल याद था जो सर ने मुझे सिखाया था, 2 कोमा के बीच में कैसी इन्फॉर्मेशन बच्चों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, और ये भी तो 1 कोमा ही था, ये कोमा था, तो मैं थोड़ा इनको काट देता भाई, काटना पड़ेगा, टाइम बचाना पड़ेगा एग्जाम में। एक बार ऑप्शन देख लो, एस्केलेटिंग, अप फ्रंट, डिमिनिशिंग, वेरिंग या फिर कंसीडरेबल। एक बात बताओ, शॉर्टेज तो हो ही रही है, अब जो कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी ना, मैंने पहले ही तो कहा था बढ़ेगी, और एस्केलेटिंग यही तो वर्ड हम सीख के आए थे पीछे, एस्केलेटर यानी बढ़ना, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाएगी। अप फ्रंट तो होता है ईमानदारी, है तो कोई बात ही नहीं है, डिमिनिशिंग कहाँ से होगी, धरना प्रदर्शन हो रहा है, सप्लाई आ नहीं रही, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। वेरिंग का मतलब बदलेगी तो सही, लेकिन बदलने में भी वो बढ़ेगी। कंसीडरेबल तो अलग ही सेंस देगा भाई, एस्केलेटिंग बनता। आगे बढ़ते हैं जी, 12th कहाँ है 12th, दिस है सीवियरली, ये तो हो गया था, एक मिनट, इवन एज डीमोनेटाइजेशन हैज़ डैश प्रॉब्लम। अब डीमोनेटाइजेशन हैज़ डैश प्रॉब्लम, भाई एक बात बताओ, कहते हैं डीमोनेटाइजेशन जैसी भी इन्होंने वो प्रॉब्लम हुई होगी, एक बात बताओ क्या हुआ होगा, प्रॉब्लम और ज़्यादा गंदी हुई होगी ना डीमोनेटाइजेशन की वजह से, तो एक्सरबेटेड का दोबारा वही वर्ड बड़ी होगी। पैसिफाई तुम सीख चुके हो, कम करना, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन एक्सरबेट एक अच्छा वर्ड था, हाई इंटेंसिटी, इसीलिए मैं इसे चूज़ करता। विंडिकेट का मतलब होता है जी जस्टिफाई करना, जस्टिफाई जैसी कोई बात ही नहीं थी। एग्जाम्पलीफाइड का मतलब तो होता है एग्जाम्पल सेट करना, एग्जाम्पल की कोई बात ही नहीं कर रहा, ऐसे ही बढ़ो आगे बढ़ो, क्या कहता है भाई, लेटर बाय नागा एनफोर्स बाय कुकी लेड ग्रुप एंड काउंटर्ड लेटर बाय नागा ग्रुप विच टुगेदर हैड ए डैश इफेक्ट ऑन लाइफ इन मणिपुर। मणिपुर के नागरिकों की ज़िंदगी पे अच्छा प्रभाव होगा या कम प्रभाव होगा, बुरा प्रभाव होगा बच्चों। डेबिलिटेट का मतलब ही होता है वीक होना किसी चीज़ का, और कमज़ोर होना किसी स्थिति का, और ज़्यादा बुरा होना, तो इसका क्या मतलब था जी, टू वीकन, किसी चीज़ को कमज़ोर होना, तो उनकी जो इफ़ेक्ट है मणिपुर के ऊपर वो और ख़राब कर रहा है। ठीक है, बी फिटिंग, देखो फिट का मतलब होता है फिट कर देना, कल की किसी डेली डोज में सीखा था हमने, बी लगा के वर्ड्स फिर बनती हैं, फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ में सीखा है। बी फिटिंग का मतलब होता है फिट करना, तो फिट थोड़ी करेंगे, हालात को ख़राब करेगा। काउंटर का मतलब टैकल करना, और माउंटिंग, देखो माउंटिंग का मतलब होता है सवारी करना, किसी चीज़ के ऊपर होना। कैसे, आप लोग ना सिंपल सी बात याद रखो,
मैथ्स करते हो तो कई बार पढ़ते हैं ए हेमिस्फेयर इज माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर ये है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा है, ये वही सेंस देता है माउंटिंग वर्ड। यहाँ तो डेबिलिटेटिंग आना था। और माउंटिंग को तो एक और तरीके से याद करो, माउंट एवरेस्ट भी तो होता है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तो करते हैं, वहाँ पर वो माउंट ना चढ़ाई की सेंस देता, वो तो होता है कि एवरेस्ट नाम की कोई माउंटेन है, उस माउंटेन की शॉर्ट फॉर्म माउंट बोल दी, माउंट एवरेस्ट। लेकिन याद मैंने ऐसे ही किया था भाई, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, इस तरीके से मैंने याद किया था कि इस वर्ड का मतलब होता है चढ़ाई करना, सवारी करना। ठीक है, आगे बढ़ो। 14 में क्या कहता है? 14 में कहता था कि एक नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन कैसी आई होगी बच्चों? स्पेशल नोटिफिकेशन आई भाई, आई होगी स्पेशल, लेकिन सबसे अच्छा वर्ड मुझे दिखा गैजेट। गैजेट बिल्कुल ही ऑफिशियल वर्ड था, गैजेटेड ऑफिसर होता है तो एक अच्छा वर्ड था। राजतंत्र इस तरह की कोई सेंस देता था भाई, इस तरीके की सेंस देता था, इसीलिए ना राजपत्र की सेंस देते हैं कि कोई राजा से पत्र आया, उस सेंस में वर्ड यूज़ होता है। तो गैजेट वर्ड बहुत अच्छा था, वही लगाना था यहाँ। ठीक है क्या? बढ़े आगे। नेक्स्ट फिलर क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट फिलर क्या कहता है? एक मिनट, नेक्स्ट फिलर कहता है, कहाँ गया? सेनापति हिल डिस्ट्रिक्ट एज विद ईजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। ईज का मतलब होता है आसान कर देना। अरे आपने सीखा नहीं क्या? ईजी, ईजी आसान कर दिया। डिसीज से मिले हो क्या? डिसीज वही तो होता है, बीमार होता है, और ईज का मतलब होता है जो चीज़ आसान होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आता है? इसका ऑप्शन लगता है बच्चों, इसका ऑप्शन लगता फार फ्लंग। इसका ऑप्शन लगता है भाई फार फ्लंग। देखो फार फ्लंग क्या होता है? जो दूर दराज के इलाके नहीं होते क्या, उनको फार फ्लंग कहते हैं। यही तो बात कह रहा है कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट भी बनाओ और साथ ही साथ उसकी ईज भी करो कि हम डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से इधर उधर जा पाएँ। रिमोट एरियाज़ में है, रिमोट एरिया में जहाँ पहुँच नहीं है, रिमोटली तो बनता ही नहीं था, वही देख लेते। एडजेक्टिव चाहिए था, एडवर्ब थोड़ी चाहिए थी। सेकुलेटेड तो होता है अकेला छोड़ देना, अकेला थोड़ी छोड़ दिया उस एरिया को, लोग तो रहते हैं लेकिन आना जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। फार फ्लंग आना था जी। ऑफ शोर, ऑफ शोर तो एक अलग वर्ड था। ऑफ शोर तो होता है जी देश से बाहर, शहर से बाहर, इस तरह का। और आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है जी बाहरी इलाका। इसका क्या ऑप्शन था? इसका ऑप्शन था फार फ्लंग। ठीक है, 15 मार्च यानी कि आज नया बैच आया था एसएससी और एचएसएससी का। आपके भाई बंधु रह गए तो उनको भेज दो, वो भी नौकरी वोकरी लग जाए। तुम अकेले ही नौकरी थोड़ी लगोगे, उनका भी तो अधिकार है, उन्हें भी एसके क्लासेस ज्वाइन करवाओ। 15 मार्च से 9 बजे सुबह हमारा नया बैच आया था। ठीक है, ये थी आज की डेली डोज। आपने देख लिया क्लोज टेस्ट इसी तरह के पेपर में आएंगे बच्चों। एसएससी और बैंक वाले बच्चे, एसएससी प्री का इससे आसान आएगा, मेंस में इसी लेवल का आएगा, और बैंक क्लर्क का आसान आएगा, बैंक पीओ का इसी लेवल का या इससे भी थोड़ा सा अप आएगा। इसी तरह की हमें तैयारी करनी होगी। ठीक है, यही थी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ पसंद आई है तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो। कमेंट्स में ज़रूर बताओ क्या कमी रह गई। थैंक यू स्टूडेंट।